एक इंजीनियर, एक बुजुर्ग बिजनेसमैन और एक नौजवान फिल्म प्रोड्यूसर। तीनों अमीर थे, तीनों का एक ही दोस्त था और तीनों की लाश एक ही घाटी में पहुंची। मुंबई से 300 किलोमीटर दूर कुंभारली घाट। 14 साल में इस घाटी ने कई लोगों को निगला और हर बार पीछे वही एक इंसान था। एक ऐसा इंसान जिसका कोई नाम भी नहीं था, कोई एक चेहरा भी नहीं था, जो जेल से भागा तो विदेश जाकर अपनी सूरत तक बदलवा ली। पुलिस उसे सालों तक ढूंढती रही और जब पकड़ा तो पता चला वो उन्हीं के बीच बैठा एक शख्स था। यह आदमी कौन था? इसके शिकार हमेशा अमीर मर्द ही क्यों होते थे? और कुंभारली घाट की मिट्टी के नीचे आखिर कितनी लाशें दबी हैं जिनका आज तक नाम भी नहीं पता? नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। और आज की इस वीडियो प्रेजेंटेशन में इसी कहानी का रहस्य बताएंगे। तारीख थी 7 अप्रैल 2012, रविवार की रात। मुंबई के लोखंडवाला इलाके की एक पॉश सोसाइटी है। एक आदमी अपनी कार निकालने के लिए पार्किंग में उतरा। उसे पिता के लिए दवाई लेने बाहर जाना था। तभी उसकी नजर पहली मंजिल के एक फ्लैट पर पड़ी। एक बुजुर्ग का चेहरा खिड़की के शीशे से सटा हुआ था, जैसे कोई पीछे से उसका सिर दबा रहा हो। अंदर खड़े दो नौजवानों ने उसे देखा, मुस्कुराए, हाथ हिलाकर इशारा किया कि सब ठीक है। आदमी को यकीन आने लगा। वो पलटने ही वाला था कि बुजुर्ग दोबारा खिड़की पर आया। इस बार वो शीशे पर मुक्के मार रहा था। आदमी ने देर नहीं की, सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर सीधे उस फ्लैट पर पहुंचा। दरवाजा उसी नौजवान ने खोला। अब वो बिना कमीज के था, सीने और जीन्स पर खून के धब्बे थे। उसने घबराकर आदमी को बाहर ढकेल दिया, पर गार्ड्स ने दरवाजा बंद करने से उसे रोक दिया। उस फ्लैट के अंदर एक कमरे में दूसरा नौजवान चादर ओढ़े लेटा था, जैसे वो सो रहा हो, लेकिन चादर से बाहर निकले उसके पैर खून से सने थे। फर्श पर खून पोंछने के निशान थे और बुजुर्ग कहीं नहीं दिखा। पूछने पर दोनों ने एक अजीब कहानी सुनाई। बोले, हम आईपीएल का मैच देख रहे थे, थोड़ी दारू पी ली, अलग अलग टीम पर झगड़ा हो गया, बात हाथ से निकल गई। आदमी को यकीन नहीं हुआ, इतना खून आखिर आया कहां से और वो बुजुर्ग कहां है? दोनों बोले, वो अंदर सो रहे हैं, आप जाइए। अब उनकी घबराहट खुलकर सामने आ गई। एक नौजवान तो आदमी के पैरों पर गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा, हमें छोड़ दो, पुलिस आ गई तो करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आदमी ने फोन निकाला। उसने गार्ड्स के साथ मिलकर दोनों को फ्लैट के अंदर बंद कर दिया, पुलिस को फोन किया और खुद पिता की दवाई लेने नीचे चला गया। कुछ देर बाद जब वो लौटा, हालात बदल चुके थे। दोनों नौजवानों ने फ्लैट अंदर से बंद कर लिया था। दरवाजा पीटने पर कोई जवाब नहीं आया। तब उस मंजिल की लॉबी की लाइट अचानक से बुझ गई। किसी ने अंदर से कुछ किया था। गार्ड्स ने नीचे जाकर मेन बोर्ड ठीक किया। लाइट वापस आई, लेकिन अब अंदर से आती आवाजें बंद हो चुकी थी। पुलिस को पहुंचने में वक्त लगा। आखिरकार पुलिस वालों ने लकड़ी का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर लिविंग रूम की खिड़की पर पर्दा खून से सना दिखा। एक बिस्तर पर कपड़े, ताश के पत्ते, राजस्थान और दिल्ली की ट्रैवल गाइड और एक खाली सूटकेस बिखरा था। बिस्तर के नीचे एक हथौड़ा भी मिला। खून के पैरों के निशान बाथरूम की तरफ जा रहे थे। अंदर फर्श पर बुजुर्ग पड़ा था, सफेद बनियान और पजामे में। सीने और पेट पर चाकू के कई घाव हैं। गले में कंप्यूटर के माउस की तार लिपटी हुई, पास ही खून से सना एक चाकू। डॉक्टर ने नब्ज देखी, कुछ बाकी नहीं था और वो दोनों नौजवान, बाथरूम की एक 2 फुट चौड़ी खिड़की खुली पड़ी थी, वो इसी में से निकलकर फरार हो चुके थे। कमरे में जिस बुजुर्ग की लाश मिली, उनका नाम था अरुण कुमार टिक्कू, उम्र 62 साल, दिल्ली के एक बिजनेसमैन। अब पुलिस ने उस फ्लैट की डिटेल निकाली और पहली गुत्थी सामने आई। पहली मंजिल पर 3 फ्लैट थे। तीनों को जोड़कर 10-12 कमरों का एक बड़ा अपार्टमेंट बना दिया गया था और तीनों फ्लैट किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थे। अरुण टिक्कू के नहीं, उनके बेटे के अनुज टिक्कू के नाम। अनुज टिक्कू मुंबई का एक स्ट्रगलिंग एक्टर था। दिल्ली के अच्छे परिवार से आता है। पहले बैंक की नौकरी करता था, फिर सब कुछ छोड़कर एक्टिंग का सपना लेकर मुंबई आ गया। रब ने बना दी जोड़ी और नो वन किल्ड जेसिका जैसी फिल्मों में छोटे किरदार किए थे। बड़ा ब्रेक अब तक मिला नहीं था।
अनुज ने अपने पिता के ये तीनों फ्लैट किराए पर उठा दिए थे और खुद कहीं और रहने लगा था। मौत से कुछ घंटे पहले अरुण टिक्कू इन्हीं किराएदारों के पास आया था, लेकिन असली झटका ये था कि उस रात के बाद से अनुज टिक्कू खुद लापता हो गया। पिता के कत्ल की खबर के बाद भी ना वो घर आया और ना ही किसी का फोन उठाया। अब पुलिस और मीडिया के दिमाग में एक ही शक घूमने लगा, कहीं बेटे ने ही तो अपने बाप को नहीं मरवा दिया। अगले दिन नेशनल टीवी पर अनुज का चेहरा चलने लगा, लापता एक्टर मुख्य संदिग्ध। इस पूरे केस को सबसे करीब से देखने वाली पत्रकार थी पूजा चंगोईवाला। उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स की क्राइम रिपोर्टर थी। बाद में उन्होंने इस केस पर एक किताब लिखी, द फ्रंट पेज मर्डर्स। चंगोईवाला अपनी किताब में लिखती हैं कि शुरू में हर किसी को यही लगा ये एक सीधा सादा सा केस है, अमीर बुजुर्ग, जायदाद और शक की सुई बेटे पर। लेकिन जब पुलिस ने भागे हुए किराएदारों की गाड़ी का पीछा किया तो वो एक ऐसे नाम पर जाकर रुकी जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। एक ऐसा आदमी जो खुद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर था। पुलिस के सामने दो सवाल थे, वो किराएदार आखिर थे कौन और अनुज टिक्कू गए कहां। पहला सुराग गाड़ी से मिला। भागने वाले फ्लैट के बाहर एक एसयूवी खड़ी मिली, एक महिंद्रा जाइलो। उसमें सूटकेस थे, दस्ताने थे और एक अजीब चीज, एक पुलिस अफसर की टोपी और वैसा ही एक राइटिंग पैड जैसा पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने सोचा अपराधी अक्सर पुलिस बनकर लोगों को फंसाते हैं, शायद यही मामला हो। लेकिन जब गाड़ी के मालिक का पता चला तो सारा हिसाब उलट गया। वो टोपी नकली नहीं थी, वो गाड़ी किसी नकली पुलिस वाले की भी नहीं थी। गाड़ी संजय शिंदे नाम के एक शख्स की थी, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर। क्राइम ब्रांच यानी पुलिस का वो हिस्सा जो शहर के सबसे संगीन जुर्मों की तफ्तीश करता है। पुलिस ने शिंदे से संपर्क किया। वो उस वक्त गोवा में छुट्टी मना रहे थे। उन्होंने बताया कि गाड़ी उनकी है, लेकिन कत्ल से 2 दिन पहले उन्होंने वो गाड़ी अपने एक दोस्त को उधार दे दी थी। दोस्त का नाम विजय पलांडे। ये पहली बार था जब इस केस में विजय पलांडे का नाम आया, लेकिन तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये नाम असल में है क्या। पुलिस ने शिंदे से पलांडे का फोन नंबर लिया, उस नंबर की डिटेल निकाली और यही दूसरी गुत्थी खुल जाती है। वो नंबर विजय पलांडे के नाम पर रजिस्टर नहीं था, वो किसी और के नाम पर था, करण सूद। अब ये नाम पुलिस के लिए नया नहीं था। जांच में पता चला था कि अरुण टिक्कू के कत्ल की रात उनका बेटा अनुज आखिरी बार जिस आदमी के साथ देखा गया था वो यही था, करण सूद। अनुज का एक दोस्त जो अक्सर उससे मिलने आता था। यानी एक ही आदमी के 2 नाम, विजय पलांडे और करण सूद। और आमतौर पर एक आदमी 2 नाम तब रखता है जब या तो उसका अतीत साफ ना हो या आने वाला प्लान। लेकिन इस वक्त पुलिस के लिए सबसे बड़ी चिंता पलांडे नहीं, अनुज था। वो एक्टर बेटा जिसके नाम पर फ्लैट थे, जिस पर शक की सुई घूम रही थी और जो अपने पिता के कत्ल के बाद हवा हो गया था। वो जिंदा भी था या नहीं, किसी को नहीं पता। फिर अनुज का सुराग मिला। वो मुंबई में नहीं था, वो शहर से करीब 300 किलोमीटर दूर गोवा के रास्ते में पड़ने वाले एक कस्बे चिपलून के एक फार्म हाउस में था। पुलिस वहां पहुंची और जो कहानी सामने आई उसने केस को पूरी तरह से पलट दिया। अनुज ने बताया कि करण सूद उसका दोस्त बन चुका था, भरोसेमंद दोस्त। उस रात जब उसके पिता मुंबई में मारे जा रहे थे, करण सूद उसे अपनी काली मर्सिडीज में बैठाकर मुंबई से बाहर इसी चिपलून की तरफ ले जा रहा था, घूमने के बहाने। चंगोईवाला अपनी किताब में लिखती हैं कि पुलिस की थियरी के मुताबिक ये कोई घुमक्कड़ी नहीं था। अरुण टिक्कू के 3 फ्लैट अनुज के नाम पर थे, करोड़ों की जायदाद। पुलिस के मुताबिक प्लान ये था कि पहले मुंबई में बुजुर्ग पिता को रास्ते से हटाया जाए और फिर बेटे को शहर से दूर उसी चिपलून के आसपास, यानी बाप और बेटे दोनों एक ही रात में 2 अलग अलग जगहों पर। लेकिन ये प्लान पूरा नहीं हुआ। मुंबई में एक पड़ोसी ने वक्त पर खिड़की की तरफ देख लिया। हत्यारे पकड़े जाते जाते बचे और उन्हें भागना पड़ा। उनकी गाड़ी संजय शिंदे के नाम पर निकली, नंबर करण सूद के नाम पर, और वहीं से पूरा सिरा पुलिस के हाथ आ गया। जिस रात दोनों को मरना था उस रात सिर्फ बुजुर्ग पिता मारे गए, बेटा बच गया। और बचकर अनुज एक लाश नहीं,
एक गवाह बन गया। अब पुलिस को उस आदमी की तलाश थी जिसके 2 नाम थे। 8 अप्रैल को पुलिस उसके करीब पहुंची और यहाँ वो हुआ जिसने मुंबई पुलिस की खूब किरकिरी कराई। पुलिस विजय पलांडे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। शांत, सलीकेदार आदमी अफसरों से इज्जत से पेश आ रहा था और फिर 10 अप्रैल की रात पलांडे हिरासत से फरार हो गया। एक कत्ल के केस का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से गायब। खबर आग की तरह फैली। मीडिया के लिए ये मुंबई पुलिस के मुंह पर एक तमाचा था। देर रात तक पूरा महकमा उसके पीछे लगा रहा। आखिरकार उसे उसी रात दोबारा से पकड़ लिया गया। लेकिन इसे एक भागने ने पुलिस को एक बात बता दी, ये कोई आम मुजरिम नहीं था। ये आदमी भागने से पहले रास्ता तैयार रखता था, जैसे उसने ये पहले भी किया हो और उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अभी सिर्फ एक कत्ल पकड़ा है, जबकि इस आदमी के पीछे और भी कई लाशें थीं। एक नौजवान की जो पिछले 1 महीने से लापता था और उसका इस अरुण टिक्कू केस से कोई सीधा नाता भी नहीं दिख रहा था। उस नौजवान का नाम था करण कक्कड़। उम्र 28 साल। फिल्म प्रोड्यूसर बनने का सपना लेकर मुंबई आया था वो। अंधेरी के लोखंडवाला में ओबरॉय स्प्रिंग्स नाम की एक आलीशान बिल्डिंग में रहता था। उसके पास एक BMW कार थी। एक अच्छी खासी जिंदगी थी। 5 मार्च 2012 की रात वो अपने घर से गायब हो गया। न फोन, न कोई खबर। उसके परिवार को दिल्ली से मुंबई आना पड़ा। भाई हनीश और माँ, उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। एक जवान लड़का, अच्छे घर का अचानक हवा हो जाए तो सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ। करण की जांच में भी एक नाम बार बार आ रहा था, एक मॉडल का जिसने करण की मुलाकात कुछ लोगों से कराई थी और वो मॉडल जांच में पता चला सिमरन सूद थी। अब ये नाम ध्यान से सुनिए। सूद वही सरनेम जो टिक्कू केस में सामने आया था। करण सूद के नाम पे विजय पलांडे का दूसरा नाम इसे कहा गया। सिमरन सूद कोई आम मॉडल नहीं थी। मुंबई की पार्टियों में उसकी अच्छी खासी पहचान थी और पुलिस के मुताबिक वो पलांडे की साथी थी। पलांडे उसे अपनी बहन बताकर लोगों से मिलवाता था। करण सूद यानी सिमरन का भाई, ये रिश्ता झूठा था। दोनों साथी थे, तो एक तरफ करण कक्कर था जो 1 महीने से लापता था, वहीं दूसरी तरफ अरुण टिक्कू थे जिनका अभी अभी कत्ल हुआ था। दोनों केस अलग दिख रहे थे, लेकिन बीच में एक ही जोड़ी खड़ी थी, विजय पलांडे और सिमरन सूद। पूछताछ में पलांडे टूट गया। यहाँ एक बात साफ कर दें कि यह कबूलनामा पुलिस के सामने दिया गया था। भारतीय कानून में पुलिस के सामने दिया गया कबूलनामा अदालत में सबूत नहीं माना जाता, इसलिए आगे जो है वो पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक है जिस पर अदालत में मुकदमा चला। पलांडे के कबूलनामे के मुताबिक 5 मार्च की रात करण कक्कर अपने ही फ्लैट में था। पलांडे और उसका एक साथी धनंजय शिंदे वहीं मौजूद थे। करण को मारकर उसकी BMW और क्रेडिट कार्ड हथियाने थे। उस रात करण कक्कर को मारा गया, उसके शरीर के टुकड़े किए गए और उन्हें 2 सूटकेस में भरकर मुंबई से बाहर ले जाया गया। ठिकाना वही था, गोवा हाईवे पर पड़ने वाला वो पहाड़ी रास्ता, कुंभारली घाट। यही वो जगह थी जहां अनुज टिक्कू को भी ले जाया गया था। यानी अगर वो प्लान पूरा होता तो शायद अनुज का शरीर भी यहीं कहीं होता। करण कक्कर के शरीर की तलाश में पुलिस इसी घाट पर पहुंची। मुंबई से करीब 300 किलोमीटर दूर, समुद्र तल से 2000 फुट ऊंचा, घने जंगल से ढका एक 17 किलोमीटर लंबा रास्ता, नीचे एक गहरी घाटी। यहाँ कुछ भी गुम हो सकता था, कोई भी। बरसात के बीच पुलिस ने खुदाई शुरू की और मिट्टी के बीच नीचे से जो निकला वो केस को एक ऐसी जगह ले गया जहां आज तक कोई पहुंच नहीं सका। खुदाई में इंसानी हड्डियां मिली, एक धड़ मिला और एक खोपड़ी। पुलिस को लगा ये करण कक्कड़ के अवशेष हैं, लेकिन फिर DNA टेस्ट हुआ। DNA यानी शरीर की वो पहचान जो हर इंसान की अलग होती है और जिससे लाश किसकी है ये पक्का किया जा सकता है। नतीजा चौंकाने वाला था। जो धड़ मिला था उसका DNA करण कक्कड़ के परिवार से मिल गया, वो करण था। लेकिन जो खोपड़ी मिली उसका DNA उस धड़ से मेल नहीं खाया। यानी वो खोपड़ी करण कक्कड़ की नहीं थी,
वो किसी और की थी, एक ऐसे इंसान की जिसे उसी जगह शायद उसी वक्त मारकर करण के साथ ही यहाँ फेंक दिया गया था। एक कब्र, दो लोग। पुलिस के मुताबिक ये खोपड़ी उसी बाथरूम में मारे गए एक और आदमी की थी जहां करण को मारा गया था। एक पांचवा शिकार, लेकिन एक मुश्किल थी। पुलिस उसका चेहरा तो बना पाई, नाम नहीं जान सकी। वो कौन था, कहां से आया था, किसी को नहीं पता चला। और जब मरने वाले का नाम ही ना हो तो अदालत में उसके कत्ल का मुकदमा टिकना मुश्किल हो जाता है। तो वो खोपड़ी आज तक एक नाम के इंतजार में है। और यही जांच करने वाले अफसरों के दिमाग में एक पैटर्न बनने लगा। पलांडे लोगों को अकेले नहीं मारता था, वो जोड़े में मारता था, दो दो, और लाशें एक ही घाटी में डालता था। करण कक्कड़, वो अनजान आदमी, अरुण टिक्कू और प्लान में उनका बेटा अनुज, हर बार एक जोड़ा। पुलिस ने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें एक पुराना केस मिला। 14 साल पुराना मामला 1998 का, जहां पहली बार यही घाटी, यही तरीका सामने आया था। पीछे लौटते हैं 1998 में। मुंबई के जुहू इलाके में कॉपर चिमनी नाम का एक मशहूर रेस्टोरेंट था। वहां एक वेटर काम किया करता था, सलीकेदार, मीठा बोलने वाला। यही विजय पलांडे था। वेटर की नौकरी उसके लिए सिर्फ रोजी नहीं थी, वो एक जगह थी जहां से वो अमीर लोगों को करीब से देख सकता था। कौन कितना खर्च करता है और कौन कौन सी गाड़ी में आता है, किसकी जेब भारी है, मेज पर खाना परोसते हुए वो शिकार चुनता था। ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात एक नौजवान से हुई, अनूप दास। एयर इंडिया में इंजीनियर, अच्छा पैसा, 2 मकान, एक मर्सिडीज। पलांडे धीरे धीरे उससे घुलता मिलता गया, दोस्ती गहरी हुई और उसने अनूप से एक औरत का परिचय कराया। कौन? सिमरन सूद। इसे उसने अपनी बहन बताया। ये वही तरीका था जो 14 साल बाद मुंबई पुलिस देखने वाली थी। एक भरोसेमंद दोस्त, एक हसीन बहन और एक अमीर शिकार। जनवरी 1998 में पलांडे ने अनूप को एक बिजनेस ट्रिप का लालच दिया। महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट का एक हिल स्टेशन। रास्ते में पलांडे ने उसे बेहोश किया, मार डाला और उसका शरीर उसी घाटी में फेंक दिया, कुंभारली की घाटियों में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद पलांडे ने अनूप के पिता को फोन किया, भरोसा दिलाया कि वो उन्हें उनके बेटे से मिलवा देगा, और उसी बहाने बुलाकर पिता को भी मार डाला। उनका शरीर सतारा के रास्ते में ही फेंक दिया। फिर वही पैटर्न, बाप और बेटा, एक जोड़ा। दास परिवार को पलांडे पर शक नहीं था। वो सालों से उनके इर्द गिर्द था, परिवार में घुल मिल चुका था। जब बाप बेटा दोनों 1 महीने तक नहीं लौटे, तब जाकर उन्हें शक हुआ। फरवरी 1998 में परिवार ने पलांडे के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। अब यहाँ वो हिस्सा शुरू होता है जिस पर अदालत की मुहर लगी, यानी जो पक्का साबित हुआ। इस दोहरे कत्ल में पलांडे पर मुकदमा चला, उसे दोषी पाया गया और नवंबर 1998 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कहानी को यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। एक हत्यारा सलाखों के पीछे चला गया, लेकिन पलांडे को सलाखें रोक नहीं पाई। सजा के दौरान उसे एक बार पैरोल मिली। पैरोल यानी कैदी को कुछ शर्तों पर थोड़े वक्त के लिए जेल से बाहर आने की छूट। पलांडे बाहर आया और वापस गया नहीं, वो फरार हो गया। और अब उसने जो किया वो एक आम भगौड़े से अलग था। पलांडे देश छोड़कर चला गया, एक नकली पासपोर्ट पर, एक नए नाम के साथ, और थाईलैंड पहुंचकर उसने अपना चेहरा भी बदलवा लिया। प्लास्टिक सर्जरी कराई ताकि कोई पहचान न सके। एक नया चेहरा, एक नया नाम, और वो फिर से हो गया गायब। सालों तक वो पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। 2006 में वो दोबारा पकड़ा गया और जेल भेजा गया, लेकिन 2009 में वो जमानत पर बाहर आ गया। उसके वकील ने दलील दी कि वो पहले ही कई साल जेल में काट चुका है, और बाहर आते ही पलांडे वहीं लौट गया जहां से शुरू हुआ था सब कुछ। अमीर लोग, भरोसा और एक जोड़ी लाशें। अब उस जोड़ी में सिमरन सूद की भूमिका समझिए। पुलिस के मुताबिक सिमरन इस पूरे खेल का चारा थी। वो शिकार को लुभाती, भरोसे में लेती, पलांडे से मिलवाती, और पलांडे उसे कभी बहन बताता, कभी बिजनेस पार्टनर। उसने अपने कई रूप बनाए थे। किसी के लिए वो मॉडल थी, किसी के लिए दुबई की कारोबारी, और किसी के लिए दिल्ली की एक्ट्रेस। एक बात यहाँ साफ रखनी जरूरी है,
सिमरन सूद पर पलांडे की मदद और साजिश में शामिल होने के आरोप लगे और उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन आरोप होते हैं जब तक अदालत में वो साबित न हो। अब हम वापस 2012 पर आते हैं, जहां से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी और जहां सारे सिरे आपस में जुड़ते हैं। एक तरफ पलांडे था, दूसरी तरफ धनंजय शिंदे और एक और साथी मनोज गजकोश। कौन? जो टिक्कू और कक्कड़ दोनों मामलों में आरोपी बना और इनमें से धनंजय शिंदे ने बाद में सरकारी गवाह बनना चुना। सरकारी गवाह यानी वो आरोपी जो सच बताने के बदले खुद माफी की गुहार लगाता है और अदालत में अभियोजन के लिए गवाही देता है। बचा सिर्फ एक सवाल, सबसे बड़ा क्यों? जवाब था पैसा। पलांडे किसी गुस्से में, किसी दुश्मनी में नहीं मारता था, वो हिसाब लगाकर मारता था। 1998 में अनूप दास के 2 मकान और मर्सिडीज, 2012 में करण कक्कड़ की BMW और क्रेडिट कार्ड और अरुण टिक्कू के वो 3 फ्लैट जो करोड़ों के थे। शिकार अमीर होता था, दोस्ती असली लगती थी और अंत मिट्टी के नीचे होता था। चंगोई वाला ने जेल में पलांडे से बात की थी। वो अपनी किताब में एक बात लिखती हैं जो इस आदमी को समझने की चाबी है। पलांडे ने पुलिस से कहा था कि वो कत्ल करने से पहले अपने भागने का रास्ता तय करता है। मारना पहले नहीं सोचता, बचकर निकलना पहले सोचता है। और उसका अंदाज पूछताछ में वो पुलिस के बड़े अफसरों से ऐसे पेश आता था जैसे कोई फैन हो। सर, आपका काम मैंने देखा है, हमें आप पर गर्व है। साफ अंग्रेजी, कोई घबराहट नहीं। उसने अपनी पत्नियों तक के बारे में मजाक में बात की, कहा कि पुलिस 2 बता रही है, उसके तो 4 हैं। यहीं इस केस के नाम की विडंबना छिपी है, द फ्रंट पेज मर्डर्स। फ्रंट पेज यानी अखबार का पहला पन्ना। पलांडे के लिए ये सिर्फ जुर्म नहीं थे, ये उसकी पहचान थे। वो चाहता था कि उसकी कहानी बड़ी बने, अखबार के पहले पन्ने पर छपे और एक तरह से वो कामयाब रहा। वो खोपड़ी जिसका नाम आज तक नहीं मिला, उसकी सबसे बड़ी जीत है। एक कत्ल जिसे वो अपने साथ राज की तरह ले गया। इस केस का कानूनी अंजाम क्या हुआ? पहला 1998 का दोहरा कत्ल, अनूप दास और उनके पिता। इसमें पलांडे दोषी साबित हुआ, उम्र कैद मिली। दूसरा 2012 के 2 केस, अरुण टिक्कू और करण कक्कड़ का कत्ल। इनमें पलांडे मुख्य आरोपी बना, लेकिन ये मुकदमे सालों तक अदालत में खींचते रहे। तीसरा वो अनजान खोपड़ी जिसका नाम कभी पता नहीं चला, उसके कत्ल का मुकदमा टिक ही नहीं पाया। और चौथा अनुज टिक्कू, वो बेटा जिस पर सबसे पहले शक था, जिसका चेहरा टीवी पर मुख्य संदिग्ध बनाकर चल रहा था। जांच जैसे जैसे खुली, साफ हुआ कि वो कातिल नहीं, अगला शिकार था। अनुज टिक्कू को अदालत ने बरी कर दिया। बाद में उसने इस पूरे हादसे पर एक किताब भी लिखी। एक आदमी जो अपना चेहरा बदल सकता था, अपना नाम बदल सकता था, जेल से भाग सकता था, लेकिन एक चीज उसके काबू में नहीं थी, वो घाटी, कुंभारली की वो घाटी जिसने 14 साल तक उसके सारे राज अपने अंदर रखे और फिर एक एक करके लौटा दिए। एक इंजीनियर और उसके पिता, एक नौजवान प्रोड्यूसर, एक बुजुर्ग बिजनेसमैन और एक खोपड़ी जिसका आज तक कोई नाम नहीं है। कहीं किसी का बेटा, किसी का भाई, जिसकी माँ आज भी शायद उसके लौटने का इंतज़ार करती हो, उसे नहीं पता कि उसका बेटा एक फाइल में बिना नाम के बंद पड़ा है। पलांडे को उसके कर्मों का हिसाब मिला, एक केस में सज़ा भी, लेकिन एक सवाल आज भी उस घाटी की हवा में तैर रही है, वो 5वां आदमी कौन था? इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। इसे शूट किया हमारे साथी सर्वेश ने। आप इस पूरे किस्से पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। मेरा नाम शुभम है, आप देखते रहिए खबर गाँव।